बड़ी स्टॉक्स जहां पर होती है खबरें, खबरों को चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे बने रहे या फिर एवरेज करने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। आइए करके कंपनियों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और उन खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन्फोएज की। इन्फोएज पे आज मजबूती देखने को मिल रही है क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में ही की है बढ़ोतरी। गोल्डमैन सैक्स ने, आपको बता दें कि पर सेल रेटिंग थी पहले इनकी और उसे बढ़ा करके अब इन्होंने बाय रेटिंग कर दिया है। और वहीं अगर शेयर की पे अगर हम लक्ष्य की बात करें तो इसमें 14% का इजाफा किया गया है और इसे 8600 कर दिया गया है, यानी कि करंट भाव से भी करीब 600-700 रुपये ऊपर। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 99 एकड़ को जो है 2025 में ब्रेक इवन में वो पूरी तरीके से आने की उनकी उम्मीद है। कंपनी की विस्तार योजनाओं को लेकर के वो पॉजिटिव हैं। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव राय दी है। और जब हमने खबर बनाई थी तो 4% ऊपर था और अब 6.25% ऊपर 7988 का लेवल देखने को मिल रहा है, 7988 का। सर, क्या फ्रेश बाइंग अभी भी बन सकती है या फिर आपको लगता है आज की रैली तो पूरी हो गई, 6-6.5% भाग गया शेयर? देखिए, जिस तरह का मूव स्टॉक के अंदर आया है जून के बाद से, बजट के बाद से बहुत जबरदस्त तेजी स्टॉक के अंदर बनती हुई दिखाई दी है। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे कंपनी के आते हुए दिखाई दिए। तो देखिए, बहुत ही साफ मूव है ये। मुझे लगता है बिल्कुल पोर्टफोलियो में आपके होना चाहिए। 9200 का टारगेट पकड़िए, यहाँ से करीब 16-17% ऊपर आप 7300 रुपए के पास एक स्टॉप लॉस डालिए। स्टॉप लॉस देखिए, मैं जब बताता हूँ आपको तो ये कहने का मन ट्रेडिंग का व्यू आपको नहीं दे रहा हूँ कि ये स्टॉप लॉस डालिए, पोजीशन है काट दीजिए। देखिए, जहां पर अगर मैं मुझे बुलिशनेस नहीं दिखती है वहां पर मैं व्यू नहीं देता हूँ। स्टॉप लॉस का मतलब ये डिमांड जोन है, ये जब तक ना टूटे तब तक पोजीशन मत काटिएगा। 9300 रुपए बहुत साफ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है 9300 बहुत जल्दी स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई एसजेवीएन। एसजेवीएन पे आज खबर आई है। खबर ये आई है कि राजस्थान सरकार के साथ कंपनी ने किया है एमओयू और ये एमओयू किया गया है रिन्यूएबल क्षेत्र के अंदर एसजेवीएन की तरफ से। ज़रा इसको आगे बढ़ाइए और देखते हैं यहाँ पर 5 मेगावाट का पंप प्रोजेक्ट और 2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, यानी कुल 7 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए आपको बता दें ये एमओयू साइन किया गया। सितंबर महीने में ही महाराष्ट्र सरकार के साथ भी कंपनी ने एमओयू साइन किया था। वहाँ पर भी 2 प्रोजेक्ट पूरे करने थे और इसी के चलते आज एसजेवीएन के अंदर जब हमने खबर बनाई थी तो हम देख रहे थे करीब 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। अभी भी 4.25% ऊपर 107-108 के बीच में ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी सुस्ती रही है सर, क्या करें अभी? क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं एसजेवीएन में? देखिए, यहाँ पर भी अगर आप एसजेवीएन को देखेंगे, रिलेटिव पेयर्स देखिए, साथ में आपको स्टॉक भी दे दूंगा। तो 45 के प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता महंगा सस्ता, बहुत सिंपल सी बात है। स्टॉक में अगर आप देखिए तो जो मूव बना है अभी, ये यहाँ पर एक बड़ा सप्लाई जोन है, वो है समवेयर अराउंड 117-120। जब तक इसके ऊपर निकले स्ट्रेंथ नहीं आएगी मत खरीदिए, छोड़ दीजिए। 120 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, तभी आप इसके अंदर बाय कीजिएगा। जिसके पास है वो एक डिमांड जोन सबसे बड़ा 97-97 100 रुपीज के आसपास का डिमांड जोन है। अब तक वो जोन ना तोड़े, पोजीशन मत काटिएगा। नई पोजीशन 120 के ऊपर ही बनाइएगा। इसी क्षेत्र में पावर ग्रिड के ऊपर ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम है। एक बेस बना हुआ है 315 रुपए के आसपास। ये बहुत आराम से आपको ऊपर तरफ 390 का टारगेट देगा। तो पावर ग्रिड में अगर आप चाहें तो 17-18% का अपसाइड, 390 का टारगेट है, बिल्कुल आप वहां पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, तो पावर ग्रिड जो है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, वहाँ पे पोजीशन आप बना सकते हैं। इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, वहाँ पे किस तरह की खबरें हैं। और ये है टाटा पावर, एक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। यहाँ पर कंपनी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यानी एडीबी के साथ $425 करोड़ के लिए करार किया है। ये करार जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए कंपनी ने किया हुआ है। आपको बता दें कि 966 मेगावाट के सोलर विंड समेत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग हैं, उनके लिए, उनकी फाइनेंसिंग के लिए कंपनी ने ये करार जो है वो किया था। और ये नए करार के चलते जो है हम देख रहे हैं शेयर के अंदर 1% के आसपास का मूव जो है वो दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी 413 के आसपास, अभी भी 1.5% ऊपर है, 413 414 ये करंट लेवल देखने को मिल रहा है सर। इंट्राडे हाई की तरफ पहुंचने की कोशिश करता हुआ टाटा पावर पे क्या व्यू रहेगा सर? होल्ड करें अभी? देखिए, बहुत लंबे समय से अगर आप देखें तो समवेयर अराउंड अप्रैल के बाद से स्टॉक ने 400 रुपए का जोन नहीं तोड़ा है। बार बार वही लेवल आके टेस्ट करता है। वर्स्ट ऑफ द सिनेरियो
रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए थे, इसके बावजूद सेकंड क्वार्टर के, इसके बावजूद जो आप देखेंगे तो स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अगर तोड़ना था तो उसको अभी तक ये जोन 400 का तोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टैगर्ड वे में बाय करें या बाय करके आप खड़े रहें, सबसे बड़ा सप्लाई जोन नीचे तरफ 377 380 के पास है, तो आपको धीरे धीरे करके 450 480 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली 6 महीने का समय दीजिएगा। जी सर, पिछले दिनों आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि पावर पे बात हो रही है, एसजेवीएन पे हो गई, टाटा पावर पे हो गई। सुजलॉन पे क्या व्यू है सर? पिछले 5 दिन की गिरावट रही, ठीक ठाक करेक्शन रहा उसमें, पिछले 2-3 दिनों में अपर सर्किट, और आज भी हम हरे निशान में इसको देख रहे हैं। कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है सुजलॉन का शेयर? क्या 68 के आसपास आप भी रेजिस्टेंस देख रहे हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि अब ये अपनी रुकावट के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये क्रॉस करेगा लेवल? क्या करना चाहिए जिनके पास है? तो देखिए, अडानी ग्रीन वगैरह का नुकसान, सुजलॉन और इसकी आइनॉक्स वगैरह का फायदा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल कंपटीशन में यहाँ पर है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए चीज देखने वाली है। 54 रुपए 55 रुपए पर अच्छा बेस है। जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ कहीं 65 रुपए के ऊपर निकलेगा, 65 66 को तोड़ेगा ऊपर, बहुत आराम से 80 रुपए के जोन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी लंबे अवधि के हिसाब से देखें तो इसको बिल्कुल खरीदना चाहिए। 55 रुपए का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। यही ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप देखेंगे तो करीब जुलाई में इसी जोन के ऊपर स्टॉक ने बहुत तेज मूव लिया था और 55 रुपए सीधे 80 रुपए ऊपर 85 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया था। तो फिर वही आके खड़ा है। बिल्कुल मुझे लगता है 54-55 रुपए के पास एक बेस है। महंगा है, फिर वैल्यूएशन का कंसर्न आता है, लेकिन मैं वैल्यूएशन के ऊपर प्राइस एक्शन को ज्यादा महत्व देता हूँ। मुझे लगता है जब आप जिसके पास 55 भाव पर है वही रुके, फ्रेश एंट्री कोई ना करे। फ्रेश एंट्री करने के लिए थोड़ा 65 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, इसके बाद देखिएगा, फिर बाय कीजिएगा, तो हो सकता है आपको 80 तक का एक मूव देखने को मिले। जी सर, ठीक है। अब जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई एलटीआई माइंट्री पे जरा बात कर लेते हैं। एलटीआई माइंट्री पे आपको बता दें, खबर आई है कि एलआईसी ने जो है वो कंपनी के अंदर अपना हिस्सा बढ़ाया है, और ये हिस्सेदारी कंपनी ने करीब 2% के आसपास बढ़ाई है। 20 मार्च से लेकर के 11 नवंबर 2024 के बीच आपको बता दें कंपनी ने ये हिस्सेदारी ओपन मार्केट के ज़रिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के ख़रीदारी की है। अब एलआईसी की हिस्सेदारी एल&टी माइंट्री के अंदर 5.033 से बढ़ा करके कर दी है उन्होंने 7.034, और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं एलटीआई माइंट्री में करीब करीब जो है वो 2% के आसपास की मजबूती का माहौल देखने को मिला था। अभी 2.5% ऊपर है, 6076 का लेवल देखने को मिल रहा है। एलटीआई माइंट्री आईटी में पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मजबूत यूएस, देखिए यूएस में आप देखिए काफी समय से, मई के बाद से देखिए डिस्कशन में कर रहा हूँ कि यूएस में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। आप देखिए तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दी है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बावजूद आप देखेंगे तो भले ही आप प्रोडक्शन के नंबर्स देखें, मैन्युफैक्चरिंग नंबर देखें, लेबर मार्केट देखें, सभी स्ट्रांग है। तो आने वाले समय में यूएस एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो में एंटर करता हुआ दिख सकता है, जहाँ इंटरेस्ट रेट्स नीचे होंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, आईटी को सीधे सीधे इंडियन आईटी को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बार बार मैं वही स्टॉक्स का नाम लेता हूँ, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज काफी नीचे के स्तर से रिकमेंड करता आ रहा हूँ मई के दौरान से। इसके बाद जो है आप एलटीआई माइंट्री, ठीक है, तो एफएसएस, ये सारे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखिए। इक्लक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर देखिए। मुझे लगता है एलटीआई माइंट्री में 30-7 हजार का भाव, अभी 15% का अपसाइड ऊपर है। बेस है 5560 5700, इसका बेस मान करके आप 7 हजार के टारगेट के लिए 15% अपसाइड के लिए अभी भी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। जो टारगेट आपको दिए गए हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और ये है, आपको बता दें कि लोडा डेवलपर्स यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स। टेक्निकल चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक ब्रेकआउट स्थिति जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। शेयर अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अब ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में शेयर के अंदर करीब 17% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है, और ये रिटर्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय पे आया है जिस समय की हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बाजार के अंदर वो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि अब थोड़ा ठंडा पड़ गया है, 1.5% के आसपास की मजबूती। मैक्रोटेक डेवलपर सर 1252 के आसपास चलता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या होगी? तो देखिए, यही यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है विपुल जी। आप तो बाजार ट्रैक करते हैं, एफएमसीजी के नंबर आते हैं, कहते हैं साहब
जो है ग्रामीण क्षेत्र में डिमांड नहीं है और अर्बन क्षेत्र में डिमांड नहीं है। डीएलएफ का नंबर आता है, ओबरॉय रियल्टी का नंबर आता है, डीएल और मैक्रोटेक का नंबर आता है, वो शानदार आता है कि हम तो बहुत सारी रियल एस्टेट की सेल्स कर रहे हैं। तो सर देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसीलिए मैं कहता आ रहा हूँ कि कोई भी स्टैग्फ्लेशन जैसे सिचुएशन नहीं है। मैक्रोटेक हो, ओबरॉय रियल्टी हो, डीएलएफ हो, सभी पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट कट जहां बाजार में डिस्काउंट हुआ, ये सारे स्टॉक आपको ऊपर दिखाई देंगे। मैक्रोटेक का 1650 का टारगेट है, बेस है 1120 1150। जब तक वो बेस ना टूटे तब तक आप बुलिश रहिए। मुझे लगता है बड़ा मूव इसके अंदर आने को तैयार है 1650 की तरफ, तो बिल्कुल इसके अंदर मैं बुलिश हूँ। आप इसके अंदर एक ट्रेड बना सकते हैं। बड़ा मूव कब आएगा? देखिए पिछले 4 सप्ताह से देखेंगे तो 1290 नहीं तोड़ा है, 1290 टूट जाए फिर आप पोजीशन बनाएंगे तो और मजा आएगा। 1650 27-28% का ऊपर अपसाइड आपको 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा। जी, कौन कौन सी कंपनी बताई सर आपने? एक तो आपने बात की शोभा डेवलपर्स, गोदरेज, जी और तो कौन सी देखिए बताई? जी, ओबरॉय रियल्टी को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में डालिए सर। इसके बाद देखिए डीएलएफ को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। देखिए एक एनसीआर का बिजनेस है डीएलएफ का, एक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का बिजनेस है ओबरॉय रियल्टी का, और मैक्रोटेक, ये तीनों ही आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रखिए। इसके बाद रख सकते हैं तो कोल्टे पाटिल की तरफ ध्यान दीजिए, और सनटेक रियल्टी। ये 4-5 स्टॉक है जो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी 5 से 8%, आप 10% आप रियल एस्टेट रखते हैं तो उसको डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो में रखिए। थोड़ा भी बाजार को आहट लगी कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई गिराने वाला है, देखिएगा कितनी तेज स्टॉक भागते दिखाई देंगे आप। जी, चलिए, तो ये राय फिलहाल रियल एस्टेट को लेकर के निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अब जरा, और देखते हैं वहाँ पर क्या खबरें हैं। पीएफसी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक दर्शक का सवाल भी आया था। आपको बता दें कि यहाँ पर अदानी ग्रुप में एक्सपोजर होने के बावजूद बर्नस्टेन का जो है वो पॉजिटिव व्यू जो है वो पीएफसी को लेकर के और आरईसी को लेकर के निकल करके आया है। पीएफसी और आरईसी पर ओवरवेट रेटिंग जो बर्नस्टेन की है वो उन्होंने बरकरार रखी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये एक छोटी अवधि का मामला है और आने वाले समय में इन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। आरईसी को लेकर के उन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा करके 653 कर दिया है, और वहीं पीएफसी की बात करें तो यहाँ पर 37% लक्ष्य को बढ़ाया गया है कल की क्लोजिंग से, और इसे 620 कर दिया गया है। सर, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी इन शेयरों के अंदर? आरईसी और पीएफसी के ऊपर आपकी बात तो हो गई है, टिप्पणी आपने कर दी है, लेकिन बजिंग में हम अलग से इसको अपलोड करते हैं, तो आप किराया जानना चाहेंगे इन दोनों शेयरों पर? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है बिल्कुल पीएससी के ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे तो 80% बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर को जाता है लोन, करीब 4,90,000 करोड़ के आसपास की लोन बुक है। 20% प्राइवेट सेक्टर को जाता है। 72 बेसिस पॉइंट का एनपीए है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होने वाला है किसी तरह के एक्सपोजर से। पहले भी मैं कह चुका हूँ काफी सस्ता स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप डीप डाइव करेंगे तो जो लोन एसेट कॉम्पोजिशन है उसमें अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, पावर सेक्टर में बड़ा लोन बुक है। ट्रांसमिशन सेक्टर में देखिए बड़ा लोन बुक है। रिन्यूएबल एनर्जी में उतना है ही नहीं, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 64,000 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो है आउट ऑफ द टोटल लोन बुक, जिसके अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर है, सोलर विंड के अंदर तो केवल 48,000 का है। उसके अंदर भी थोड़ा और पार्ट हो सकता है अडानी का हो, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत ज्यादा सब कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए गिरावट आती है तो भी आप इसको बाय कीजिएगा, थोड़ी लंबी अवधि के हिसाब से रखिएगा। 600 रुपए का टारगेट पीएफसी में आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई पीएफसी और आरईसी को लेकर के, और इसी के साथ समाप्त करते हैं हम अपने इस खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को।